हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सुबह हम लोग मिले थे बेटा, हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन जो हम बायोलॉजी चीट कोड सीरीज करें, जिसमें हम उल्टे वे में एनसीईआरटी रिवाइज करें, हम क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी रिवाइज करें, उसका हम सेल चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके थे। तो अभी हम फटाफट से सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन भी कंप्लीट कर लेते हैं। अभी कौन सा टॉपिक कर लेंगे बेटा? सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। फिर सिर्फ बायोमोलिक्यूल रह जाएगा, यूनिट 3 भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे बहुत से बच्चे कह रहे हैं हम पहले ह्यूमन फिजियो शुरू कर लेंगे, तो टेंशन मत लो, हम पहले ह्यूमन फिजियो कंप्लीट कर लेंगे फटाफट, ठीक है। उससे पहले सेल साइकिल सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट चैप्टर, सेल पूरा यूनिट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस देख लेते हैं और एनसीईआरटी रिवाइज कर लेते हैं और अपनी तैयारी एकदम फाइनल कर देते हैं इस चैप्टर की, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू डैश with each parental cell giving rise to dash cells each time they divide। जब सेल्स रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो डिवाइड कर कर दो नए सेल बनाते हैं ना। जनरली जब आप रिप्रोडक्शन की बात करो तो एक सेल से दो नए सेल बनते हैं। हर पेरेंट सेल, एक पेरेंट सेल आगे दो डॉटर सेल को के अंदर डिवाइड होता है ना। एक पेरेंटल सेल से दो डॉटर सेल बनती है एवरी टाइम दे डिवाइड। तो आपके पास आंसर क्या चला जाएगा बेटा? आंसर हो जाएगा बी। आंसर हो जाएगा बी। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अ सेल साइकिल कंप्राइजेस ऑल द लिस्टेड इवेंट्स एक्सेप्ट मतलब इनमें से कौन सी चीज सेल साइकिल में नहीं होती? सेल की ग्रोथ होना, डीएनए का रेप्लिकेशन होना, ट्रांसक्रिप्शन होना या सेल डिवीजन होना। बाकी सब होता है बेटा, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन सेल डिवीजन में नहीं आता। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो सेल डिवीजन का हिस्सा नहीं है। तो आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा आपके पास? सी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको ये स्टेटमेंट दिख रही है, 3 स्टेटमेंट आपको दे रखी हैं। आपको बताना है कौन सी करेक्ट है कौन सी इनकरेक्ट है। रीड कर लो फटाफट। जो सेल की ग्रोथ है इन टर्म्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज, इज अ कॉन्टिंजेंट प्रोसेस विच अकर ड्यूरिंग सेल साइकिल। बेटा कंटिंजेंट वर्ड यूज हुआ है और ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, कंटिंजेंट नहीं, ठीक है। थोड़ा सा वर्ड चेंज कर दिया आपको यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए। तो जो सेल ग्रोथ है वो कंटिंजेंट प्रोसेस नहीं है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये गलत हो जाएगा, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। स्टेटमेंट 2 देखो, डीएनए सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल। डीएनए सिंथेसिस एक ही स्टेज में होती है, बिल्कुल सिर्फ एस फेज में होती है। द इवेंट ऑफ सेल साइकिल आर अंडर जेनेटिक कंट्रोल। ये लाइन भी एनसीईआरटी में लिखी हुई है, पूरा जेनेटिक कंट्रोल होता है किस तरीके से सेल डिवीजन प्रोसीड करेगा। तो आप मुझे बताओ, स्टेटमेंट 1 फॉल्स है लेकिन 2 और 3 करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 4। सेल ऑफ ह्यूमन डिवाइड वंस इन अप्रोक्सीमेटली। ह्यूमन सेल डिवाइड करने में कितना टाइम लेते हैं बेटा? 24 आवर्स। 24 आवर्स में एक बार जाकर ह्यूमन सेल डिवाइड करते हैं। आंसर क्या होगा? सी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये रे स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दे रखे हैं, इनको रीड करना है और करेक्ट स्टेटमेंट और करेक्ट आंसर आपको बताना है। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन एक्चुअल सेल डिवीजन अकर। एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन होता है, सही बात है। इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर होगा डी। दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर होगा डी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 6। आपको मैच द फॉलोइंग करना है और करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है इन कॉलम्स में, ठीक है, बढ़िया। सबसे पहले किसकी बात करी है जी? जीवन फेज की बात करी है। तो जीवन फेज के अंदर क्या होता है? जीवन फेज के अंदर क्या हो रहा है? सेल एकदम इनिशियल स्टेज के अंदर है, उसके अंदर इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए है विच इज 2C, है ना। तो जीवन फेज के अंदर बिल्कुल इनिशियल फेज है, डीएनए कितना है? 2C। G2 की आप बात करो तो मैक्सिमम प्रोटीन का जो सिंथेसिस होना है माइटोसिस की प्रिपरेशन के लिए वो G2 में होता है, वो G2 में होता है। तो मैं इसको यहाँ से मैच कर देंगे। फिर आ रहा है सिंथेसिस फेज, जिसमें डीएनए डबल होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, डीएनए 2C से 4C में चला जाएगा, इसको आप सेकंड से मैच कर दोगे। और जो जी नोट है उसी को आप क्वीसेंट स्टेज बोलते हो। जो जी नोट है आपके पास उसी को आप क्वीसेंट स्टेज बोलते हो। तो आंसर बता दो बेटा, क्या होगा? 4 3 2 1। आंसर क्या होगा? 4 3 2 1, बी। आंसर क्या होगा आपके पास? बी। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 7, ईस्ट सेल को डिवाइड करने में कितना टाइम लगता है? ड्यूरेशन क्या ईस्ट सेल के डिवीजन की बेटा? 90 मिनट्स। ह्यूमन सेल 24 आवर्स, ईस्ट को लगेगा 90 मिनट्स। सेल साइकिल इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक फेजेस? बेसिक फेजेस की बात करें तो पूरी सेल साइकिल को बेसिकली आप दो फेज के अंदर डिवाइड करते हो। कितने फेज में? दो, एक इंटरफेज एक एम फेज। बेसिकली दो ही फेज आते हैं आपके पास, है ना, इंटरफेस और एम फेज। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एनलिस्टेड एज बेसिक फेज ऑफ सेल साइकिल? अभी आपने देखा दो ही फेज बेसिक फेज में होते हैं, एक इंटरफेस आता है, दूसरा एम फेज आता है। तो यहां पर आप इसको किस में मैच कर दोगे? इंटरफेस में। उनमें से एक यहाँ पर इंटरफेस आपको दिया हुआ है। अच्छा,
द फेज ऑफ सेल साइकिल ड्यूरिंग विच माइटोसिस अकर। सेल साइकिल का कौन सा फेज जिसमें एक्चुअली माइटोसिस हो रहा है, वही आपका एम फेज है, वही आपका एम फेज है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज, एक एम फेज और फिर दोबारा एम फेज आएगा, उसके बीच में एक बार इंटरफेस आएगा बेटा, उसके बीच में एक बार आपके पास इंटरफेस आएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12, द टाइम स्पैन ऑफ इंटरफेस एंड एम फेस इन एन एवरेज ह्यूमन सेल साइकिल। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो 95% टाइम इंटरफेस ले जाता है, तो इंटरफेस 23 आवर्स में होगा, 23 आवर्स में होगा, और एम फेज 1 घंटे मिलेगा, है ना। तो 23 आवर्स का इंटरफेस है, एम फेज 1 घंटे का होगा। आंसर हो जाएगा आपके पास डी, आंसर हो जाएगा आपके पास डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 13, करेक्ट सीक्वेंस बताना है आपको। करेक्ट सीक्वेंस क्या है, सबसे पहले आता है G1, फिर S, फिर G2, ये तीनों इंटरफेस है, फिर एम फेज आता है आपके पास, तो आंसर क्या होगा डी, आंसर क्या होगा डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस विच मार्क एज स्टार्ट एंड यूजुअली द एंड ऑफ एम फेज। एम फेज में पूरा कैरियोकाइनेसिस होता है बेटा, तो एम फेज का स्टार्ट आप कहां से मानते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से नहीं, साइटोकाइनेसिस की बात हम नहीं कर रहे, साइटोकाइनेसिस की बात हम नहीं कर रहे, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, है ना, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स जिसको आप कैरियोकाइनेसिस बोल रहे हो वहां पे, है ना, और एंड साइटोकाइनेसिस रिस्पेक्टिवली, आप उसकी एंड साइटोकाइनेसिस पे मानोगे, एंड में कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो जाता है और साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो मोस्ट करेक्ट आंसर आप यहाँ पर सी ले लोगे, मोस्ट करेक्ट आंसर आप यहाँ पर सी ले लोगे, ठीक है। सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस रिस्पेक्टिवली। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, किसकी बात कर रहे हैं, रेस्टिंग फेज। सेल साइकिल में रेस्टिंग फेज आप किसको कहते हो, इंटरफेस को कहते हो। ऑप्शन देख लो जरा, ऑप्शन देख लो जरा, एम फेज, इंटरकाइनेसिस, G1 G2, इंटरफेस। आंसर क्या होगा बेटा, इंटरफेस। रेस्टिंग फेज आप किसको बोलते हो, इंटरफेस को बोलते हो, ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16, इंटरफेस किस किस में डिवाइडेड है, किस किस में डिवाइडेड है इंटरफेस। इंटरफेस में आपके पास G1 आ रहा है, S आ रहा है, G2 आ रहा है, 3 फेजेस आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा 3, आंसर क्या होगा आपके पास 3। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज करस्पॉन्ड्स टू इंटरवेल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। माइटोसिस खत्म होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एस फेज, उनके बीच में आ जाएगा G1 फेज, उनके बीच में आ जाएगा G1 फेज, आंसर होगा डी। आगे देखो 18, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है G1 फेज के बारे में। इस टाइम सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होता है, नहीं, एनसीईआरटी बताती है हमें मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल एकदम। इसमें डीएनए रेप्लिकेट नहीं करता, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि वो एस फेज में होता है। इसमें डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ये फिर से गलत हो गया, G1 में रेप्लिकेशन नहीं होता। इसमें क्रोमोसोम का नंबर डबल है, ये भी गलत हो गया, ये काम एस फेज में होता है। तो G1 के लिए एकदम करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, बी। G1 के लिए आपके पास करेक्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ एम फेज इज, ठीक है। एम फेज के अंदर एकदम करेक्ट सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं, साइटोकाइनेसिस पहले नहीं आता, एंड में आता है। पहले प्रोफेज आता है, फिर एनाफेज नहीं आता, प्रोफेज मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये सब तो एम फेज के अंदर आते ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। बेटा साइटोकाइनेसिस पहले, इसको करेक्ट मत मान लेना, साइटोकाइनेसिस पहले को करेक्ट मत मान लेना, साइटोकाइनेसिस बाद में ही होगा। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, फिर साइटोकाइनेसिस होगा, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ डीएनए C एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम N इन एन एनिमल सेल जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एस फेज। एस फेज कंप्लीट हो गया और इनिशियल अमाउंट आपको 2C बताइए बेटा। अगर पहले आपके पास डीएनए 2C था, एस फेज हो गया तो डीएनए डबल हो जाएगा, तो डीएनए कितना हो चुका होगा बेटा, 4C। डीएनए कितना हो चुका होगा, 4C। क्रोमोसोम्स कितने थे, 2N, एस फेज हो गया, अब क्रोमोसोम्स कितने हैं, अभी भी 2N। ये याद रखना है हमें, माइटोसिस में क्रोमेटिड्स इंक्रीज होते हैं, क्रोमोसोम नहीं। एक क्रोमोसोम अब 2 क्रोमेटिड्स का बना हुआ है, लेकिन नंबर सेम है, तो अगर पहले 2N था, प्लॉइडी सेम है, अभी भी 2N रहेगा, तो आंसर क्या होगा, 4C एंड 2N रिस्पेक्टिवली, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन। बेटा आपका डीएनए का डुप्लीकेशन, आपका सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये सब एस फेज में ही होता है, तो एम फेज में नहीं, G2 में नहीं, एस फेज में, और G0 में भी नहीं, आंसर होगा एस फेज, आंसर होगा एस फेज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, द एस फेज ऑफ एनिमल सेल इज मार्क्ड बाय। एस फेज में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, होता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, होता है, सेल की ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस, ये जो मार्किंग है, ये जो कीवर्ड है, ये G2 के लिए यूज होता है, एस के लिए नहीं, है ना। तो ए और बी दोनों करेक्ट है, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23,
द G2 ऑफ सेल साइकिल इज प्रोनाउंस्ड बाय, G2 को आप कैसे बताते हो? इसमें सेल ग्रोथ एंड डिवीजन हो रहा है, ड्यूप्लीकेशन हो रहा है सेल का, प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन G2 में नहीं होता, सेल की ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है। तो डिवीजन भी आप प्रॉपरली एम फेज के लिए बोलते हो, सेल ग्रोथ एंड प्रोटीन सिंथेसिस। पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया ये सेंटेंस आप G2 के लिए यूज करते हो कि सेल ग्रो कर रहा है और जितने भी प्रोटीन चाहिए उनका सिंथेसिस हो रहा है। 24 देखो, मिसमैच आपको बताना है। कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस में डॉटर क्रोमोसोम सेपरेट होती है, बिल्कुल सही बात है क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, सही बात है। इंटरफेस सबसे स्मॉलेस्ट फेस है सेल साइकिल का, ये गलत हो गया बेटा, ये सबसे लार्ज फेस है सेल साइकिल का, है ना, ये स्मॉलेस्ट फेस नहीं है। एम फेस को माइटोसिस फेस कहते हैं, ये बात सही है, आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा आपके पास सी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25, द इनएक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल, सेल साइकिल की इनएक्टिव स्टेज कौन सी होती है? आपकी क्वीसेंट स्टेज, इसको आप इनएक्टिव स्टेज बोलते हो। कौन सी स्टेज इनएक्टिव होती है? आपकी क्वीसेंट स्टेज इनएक्टिव होती है। सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव जरूर होता है पर प्रोलिफरेट नहीं कर रहा, लेकिन हम इसको बोल देते हैं इनएक्टिव स्टेज। जीवन तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वैसे तो जी नोट भी एक्टिव है, एस फेज भी एक्टिव है, लेकिन फिर भी आप इनएक्टिव स्टेज क्वीसेंट स्टेज को बोलते हो। ठीक है, आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 26, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है जी नॉट के बारे में। जी नॉट को आप क्वीसेंट स्टेज भी बोलते हो और ये G2 के बाद स्टार्ट होती है, नहीं आफ्टर G2 नहीं, बिफोर G2, स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें सेल अनएक्टिव रहते हैं एंड नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, बेटा एनसीईआरटी की लाइन है कि जी नॉट में सेल्स आर मेटाबॉलिकली एक्टिव बट वो प्रोलिफरेट नहीं कर रहे, तो इनएक्टिव नहीं होते ना, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेल्स ऑफ दिस स्टेज रिमेन इन एक्टिव स्टेट, अब ये इनएक्टिव नहीं है, ये अनएक्टिव नहीं है, ये इन नहीं आएगा यहाँ पर, इसका मतलब है कि वो एक्टिव रहते हैं, दे रिमेन एक्टिव बट दे नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड टू डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, जब तक रिक्वायरमेंट नहीं है तब तक डिवाइड नहीं करेगा सेल, लेकिन एक्टिव स्टेट में, लेकिन एक्टिव स्टेट में, है ना। सेल ऑफ दिस स्टेज रिमेन एक्टिव एंड प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन इनमें नहीं होता, आंसर क्या आ जाएगा? सी बेटा, मोस्ट करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहे हैं हमको? हाउ मेनी क्रोमोसोम डस अनियन सोमैटिक सेल हैव? अब ये आपने 12th का चैप्टर पहला रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें भी आपने गेमेटोसाइट मियोसाइट पढ़े हैं, मियोसाइट सोमैटिक सेल हो जाएगा। आपके सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में एक बॉक्स में भी इसके बारे में दे रखा है। तो अनियन के पास कितने बेटा सोमैटिक सेल के अंदर क्रोमोसोम होते हैं? 16, और गैमेट में होते हैं 8, तो आंसर क्या होगा? 16, आंसर क्या होगा? 16, बहुत बढ़िया। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अनियन के सोमैटिक सेल में होंगे? अलग अलग फेजेस में आपको बताना है। शुरुआत करोगे आप जीवन से बेटा, तो जीवन में सोमैटिक है तो 16 के 16 ही होंगे। एस में आप जाओगे डीएनए डबल हो जाएगा, क्रोमोसोम अभी भी सेम रहेगा, 16 होंगे। G2 में आप जाओगे तो G2 में तो 16 है ही, और एम फेज पूरा हो जाने के बाद फिर से क्रोमोसोम तो बेटा आपके पास 16 ही रहेंगे, लेकिन अब 1 क्रोमेटिड के बने होंगे बस। तो क्रोमोसोम के नंबर में पूरे टाइम चेंज नहीं आएगा, माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिवीजन है और क्रोमोसोम के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 29, माइटोटिक डिवीजन की आप फिर से बात करो। माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है, बेटा याद रखना एनसीईआरटी क्या बताती है, एनिमल्स के लिए माइटोटिक डिवीजन डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स में होता है। कुछ इंसेक्ट्स जैसे कि हेप्लॉइड मेल हनी बी और कुछ लोअर प्लांट्स, उनके अंदर हेप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों में माइटोसिस होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था ना हेप्लॉइड ब्रायोफाइट, उसमें माइटोसिस होता है। लेकिन जनरली जो डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स है एनिमल्स में, तो इन्हीं में माइटोसिस होता है। तो ये भी करेक्ट है बच्चे, ये भी करेक्ट है, आंसर आपके पास क्या आएगा? सी। गैमेट्स में माइटोसिस नहीं होता, गैमेट्स मियोसिस से बनते हैं, गैमेट में माइटोसिस आपके पास नहीं होता, आंसर आ जाएगा आपके पास सी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30, मैच द फॉलोइंग कॉलम, आपके पास आ रहा है G1 फेज, S फेज, G0 फेज, G2 फेज। ठीक है, अच्छा G1 फेज के अंदर क्या हो रहा है जी? सेल एक्टिव है और ग्रो भी कर रहा है। S फेज में क्या हो रहा है? डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है। G0 फेज में क्या हो रहा है? सेल एक्टिव जरूर है पर प्रोलिफरेट नहीं कर रहा। G2 में क्या हो रहा है? प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? 4213, 4213 ए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31,
एम फेज की आप फिर से बात कर रहे हो, एम फेज को आप मेटाफेज बोलते हो, कैरियोकाइनेसिस, मियोसिस, ए एंड बी बोथ। देखो एम फेज मेटाफेज को नहीं बोलते, पूरा का पूरा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करे उसको आप एम फेज बोलते हो। तो एम फेज एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरियोकाइनेसिस को। किसको रिप्रेजेंट करता है? कैरियोकाइनेसिस को। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपके पास? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, सबसे ज्यादा ड्रामेटिक पीरियड सेल साइकिल का कौन सा होता है? सबसे ज्यादा ड्रामा कहाँ हो रहा है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, है ना। कभी स्पिंडल फाइबर जुड़ रहे हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है, प्लेट बन रही है, सेपरेशन हो रहा है, तो बहुत ज्यादा ड्रामा होता है आपके एम फेज के अंदर। ड्रामेटिक फेज आपके पास कौन सा होता है? एम फेज होता है। कौन सा होता है? एम फेज होता है। ठीक है जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33, इक्वेशनल डिविजन। इक्वेशनल डिविजन कभी मियोसिस में नहीं होगा, वो रिडक्शनल डिविजन होता है, माइटोसिस में होगा। इसमें नंबर ऑफ सेल क्रोमोसोम इन पेरेंट एंड प्रोजेनी सेम, बिल्कुल जितना पेरेंट में क्रोमोसोम उतना प्रोजेनी में, इसीलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, फिर से आप कैरियोकाइनेसिस की बात करो माइटोसिस के टाइम। माइटोसिस का कैरियोकाइनेसिस यानी एम फेज की बात हो रही है। एम फेज में कितनी स्टेजेस होती हैं? 4 स्टेजेस होती है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, 4 होती हैं आपके पास, 4। आगे देखो 35, आपको ऑर्डर बताना है माइटोटिक डिवीजन का। तो माइटोटिक डिवीजन में सबसे पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, यही देखा हमने। आंसर हो जाएगा बी। पीमैट, पीमैट्स बच्चे याद रखते हैं इसको। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर बताना है। प्रोफेज जो है कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज होती है, पहली स्टेज होती है। इट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस ड्यूरिंग सेल साइकिल। जो प्रोटीन सिंथेसिस होना था G2 में वो हो गया, उसके बाद आपका प्रोफेज स्टार्ट होता है ना। सही बात है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? ए, बिल्कुल सही बात है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 37, प्रोफेज के टाइम इनमें से क्या होता है? क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है। क्रोमोसोम मटेरियल टैंगल होते हैं? नहीं, डी टैंगल होते हैं। जो गुच्छा बना हुआ था आपके पास क्रोमेटिन का, वो डी टैंगल होगा, उससे उसमें क्रोमोसोम बनेगा, उससे क्रोमोसोम बनेगा। सेंट्रोजोम का डुप्लीकेशन जो होना था एस फेज में हो गया था बेटा, प्रो फेज में नहीं होता ये। दोनों सेंट्रियोल एक पोल की तरफ जाते हैं? नहीं, दोनों सेंट्रियोल अलग अलग पोल की तरफ जाते हैं। जिनका डुप्लीकेशन हुआ था, तो दोनों सेंट्रोसोम दोनों पोल पे आएंगे, वो अपना अब नया स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। करेक्ट यहाँ पर ए हो जाएगा। बढ़िया। आगे देखो 38 क्वेश्चन, आपको इनकरेक्ट बताना है, याद रखना आपको इनकरेक्ट बताना है। जरा ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं आपके पास? अच्छा, बिगिनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टू अपोजिट पोल्स, ये प्रोफेज में होता है। क्रोमोसोम्स का अपोजिट पोल की तरफ जाना प्रोफेज में नहीं होता, एनाफेज में होता है। ये इनकरेक्ट है, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। दो एस्टर स्पिंडल के साथ मिलकर माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है ना। सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आएंगे, दो एस्टर्स और स्पिंडल मिलकर माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। स्पिंडल से अटैचमेंट होना, स्पिंडल की अटैचमेंट होना काइनेटोकोर से मेटाफेज में होती है, बिल्कुल मेटाफेज का फीचर है ये, बिल्कुल मेटाफेज का फीचर है ये। क्रोमोसोम्स मूव टू अपोजिट पोल्स इन मेटाफेज, नहीं बेटा, chromosome does not move to opposite poles in metaphase. Chromosomes arranged in equatorial plate in metaphase. एनाफेज में वो अपोजिट पोल्स पे जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ क्रोमोसोम नहीं आना चाहिए था, ये भी गलत है। मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। अब इसमें मोर देन वन आंसर इज करेक्ट। ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है। ए भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते थे ना, दोनों करेक्ट है। अच्छा, ये भी इनकरेक्ट है आपके पास और ये भी इनकरेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, माइटोटिक अपैरेटस। अभी देखा आपने माइटोटिक अपैरेटस तो क्या होता है? दो एस्टर और स्पिंडल। तो आंसर देख लो, दो एस्टर स्पिंडल फाइबर के साथ माइटोटिक अपैरेटस बनाते हैं। आंसर सी होगा। ठीक है जी। आगे देखो 40, इनमें से कितने स्ट्रक्चर, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स आर ऑब्जर्व्ड व्हेन सेल इज व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप एट द एंड ऑफ प्रोफेज। तो आपको कुल मिलाकर बताना है, प्रोफेज खत्म हो गया, अब आपको क्या क्या दिखेगा। एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है बेटा कि जब प्रोफेज खत्म होता है तो गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप सब टूट चुका होता है, आपको नहीं दिखाई देता। तो गोल्गी बॉडी, ईआर, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर एनवेलप ये सब ब्रेक हो चुके हैं। अगर प्रोफेज खत्म हो गया तो ये सब आपको नहीं दिखाई देगा। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको क्या दिखाई देगा, तो आपको दिखाई देगा तो जी ये सेंट्रोजोम दिखाई दे सकता है। सेंट्रियोल्स हैं दोनों तरफ, वो स्पिंडल फाइबर बना रहे हैं, वो आपको दिख सकता है, लेकिन और कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो आंसर क्या होगा? 1। आंसर क्या होगा? 1। आगे देखो, हाउ डू द क्रोमोसोम अपीयर ड्यूरिंग प्रोफेज ऑफ एनिमल सेल ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस है, प्रोफेज है, अब क्रोमोसोम आपको कैसे दिखेंगे? प्रोफेज में आपको पता है बेटा कंडेंसेशन स्टार्ट होती है, और जब प्रोफेज खत्म होता है तो कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाती है ना। अच्छा, तो आपको क्या उनके अंदर 4 क्रोमेटिड्स दिखाई देंगे विच रिमेन अटैच टू सेंट्रोमियर। क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हैं, 4 नहीं, पहली बात तो ये 4 वाले दोनों ऑप्शन तो हटा दो।
दो क्रोमेटिड हैं, दो क्रोमेटिड हैं जो एक दूसरे से सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए हैं। और डी ऑप्शन कह रहा है आपको अभी ये क्रोमेटिन के धागों की तरह ही दिखाई देंगे। नहीं बेटा, इंटरफेज में आपको क्रोमेटिन दिखता है। प्रोफेज अगर आपका खत्म हो गया ना, प्रोफेज अगर आपका चल रहा है तो क्रोमोसोम में कंडेंसेशन शुरू हो जाती है। तो आंसर क्या आएगा इसका आपके पास? बी। आंसर क्या आएगा इसका आपके पास? बी। ठीक है, दो क्रोमेटिड्स के बने हुए। जो एस्टस की आप बात कर रहे हो जो प्रोफेज के टाइम बनते हैं वो किसके बने हुए हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स के, बिल्कुल। ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रोमियर नहीं, ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम सेंट्रियोल। प्रोटीन के बने हैं जो गोल्गी बॉडी सिक्रीट करती है, नहीं। क्रोमोसोम के हाईली कंडेंस्ड एरिया को आप एस्टर्स बोलते हो, नहीं। आंसर नन ऑफ दीज जाएगा उसके अकॉर्डिंग। तो आंसर तो फिर नन ऑफ दीज जाएगा उसके अकॉर्डिंग। एस्टर्स जो होते हैं प्रोफेज में बनते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल के बने होते हैं। ऑरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रोमियर नहीं बोलना चाहिए ना, दे गेट अटैच टू सेंट्रोमियर बट दे ओरिजिनेट फ्रॉम सेंट्रियोल्स या सेंट्रोजोम बोलते तब भी ठीक रहता। फिर तो आंसर नन ऑफ दीज जाना चाहिए, नन ऑफ दीज जाना चाहिए। देखो कितना कंफ्यूजिंग था यहाँ पर, आपके पास सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम, इसी में आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम लिखना चाहिए था। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, what difference would indicate early prophase and late prophase in animal cell? अर्ली प्रोफेस और लेट प्रोफेस आपको बताना है, ठीक है। अर्ली प्रोफेस में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, लेकिन बाद में ये दोनों एब्सेंट हो जाते हैं। ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं लास्ट में जाके। अर्ली में क्रोमोसोम कंडेंस है, बाद में कंडेंसेशन नहीं है, ये गलत हो गया। पहले कंडेंसेशन नहीं होती, बाद में होती है, बाद में जाकर बनती है। यहाँ पर कह रहे न्यूक्लियोलस है और सेंट्रोजोम है, यहाँ पर कह रहे हैं न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोमियर आर एब्सेंट। सेंट्रोजोम बाद में भी रहता है, वो खत्म नहीं होता, है ना। न्यूक्लियोलस एंड सेंट्रोमियर आर एब्सेंट, सेंट्रोमियर एब्सेंट नहीं हो जाएगा बेटा, क्रोमेटिड्स किससे जोड़ोगे वरना। तो ये गलत है, ये गलत है। इसमें कह रहे हैं अर्ली प्रोफेस में आपको ये ऑर्गेनल नॉट ऑब्जर्व्ड, बाद में ऑब्जर्व्ड, ये भी गलत है। पहले ऑब्जर्व्ड, बाद में नॉट ऑब्जर्व्ड, क्योंकि बाद में वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। तो आंसर क्या होगा? ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, प्रॉपर्ली एनसीईआरटी रिवाइज हो रही है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44। दो स्टेजेस आपको दिखाई है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। दो स्टेजेस आपको दिखाई है, आपको आइडेंटिफाई करनी है। ये आपके पास बेटा अर्ली प्रोफेस है, आपके पास लेट प्रोफेस है। यहाँ पर देखो धागे क्रोमेटिन के यहाँ कंडेंस हो चुके हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखो टूट रही है, डिसइंटीग्रेट कर रही है। जब मैं डायग्राम्स जब आपको बताए थे बेटा, बिटवीन एनसीईआरटी लाइन हम लोग सॉल्व करे थे, तब भी मैंने आपको बोला था जब आपको ये मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट करती दिखाई देना मतलब प्रोफेस है, मतलब प्रोफेस है, ठीक है। प्रोफेस खत्म हो गया। तो 1 आपके पास अर्ली प्रोफेस है, 2 आपके पास लेट प्रोफेस है। आंसर बी होगा, आंसर आपके पास बी होगा, ठीक है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 45। द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप मार्क्स द स्टार्ट ऑफ, पूरा का पूरा न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो चुका है, तो किसका स्टार्ट हो रहा है? लेट प्रोफेस का स्टार्ट नहीं हो सकता। लेट प्रोफेस के स्टार्ट में डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ होगा, लेट प्रोफेस के खत्म होने पर डिसइंटीग्रेशन खत्म होता है। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन खत्म होता है, स्टार्ट क्या होता है? मेटाफेज। ये किसको मार्क करता है? ट्रांजिशन टू मेटाफेज, डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है ना। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 46, आपको स्टेज पहचाननी है डायग्राम देख के। डायग्राम देख लो, ये डायग्राम आपको दे रखा है, ये डायग्राम आपको दे रखा है। एक ये वाला डायग्राम, आप ये वाला डायग्राम, ये तो आपने अभी मेरे साथ देखा था, ये आपका लेट प्रोफेस है क्योंकि इसमें आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट हो रहा है। और यहाँ देखो आपको इक्वेटोरियल प्लेट दिख रही है, एक इक्वेटोरियल प्लेट दिख रही है, मतलब ये आपके पास मेटाफेज है, मतलब ये आपके पास मेटाफेज है। तो बताओ आपके पास 1 क्या है? लेट प्रोफेज, और आपके पास बी क्या है? मेटाफेज। ट्रांजिशन टू मेटाफेज नहीं है, ट्रांजिशन टू मेटाफेज में कभी भी इक्वेटोरियल प्लेट पूरी बनी नहीं होती। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर जुड़ चुके होते हैं काइनेटोकोर से, लेकिन कोई यहाँ है कोई यहाँ है, प्लेट नहीं बनती। प्लेट बन गई ना, इसका मतलब बेटा ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज नहीं है, ये कंप्लीट मेटाफेज है। तो 1 आपके पास लेट प्रोफेज हो गया, 2 आपके पास मेटाफेज हो गया। आपका आंसर डी आएगा, आपका आंसर डी आएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 47, क्या कह रहा है क्वेश्चन 47? विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज बेस्ट टू स्टडी द क्रोमोसोम मोर्फोलॉजी? बेटा याद करना, कभी क्रोमोसोम की आपको बाहर से मोर्फोलॉजी देखनी हो तो वो देखी जाती है मेटाफेज में, कभी आपको एनाटॉमी देखनी हो तो वो देखी जाती है एनाफेज में। ए से एनाटॉमी, ए से एनाफेज, एम से मोर्फोलॉजी, एम से मेटाफेज, याद रखना इसको, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है?
क्रोमोसोम का कंडेंसेशन कब कंप्लीट होता है? लेट प्रोफेज में जाकर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये वो स्टेज है जिसमें सेंट्रोसोम डुप्लीकेट करेंगे? नहीं, वो तो एस फेज होता है। ये वो स्टेज है जिसमें डीएनए डबल होता है? नहीं, वो तो एस फेज है। ये वो स्टेज होता है जिसमें कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप होता है? नहीं, कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन नहीं डिसइंटीग्रेशन। ये वो स्टेज है जिसमें कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर एनवेलप का होता है? हाँ जी, बिल्कुल आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। एक बार आपने एनसीईआरटी अच्छे से रीड किया ना बेटा, तो फिर बहुत हलवा हो जाते हैं क्वेश्चन। आगे देखो, आपसे मेटाफेज के क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा जा रहा है। मेटाफेज के क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना होता है और प्लेट पर अरेंज होता है, इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज होते हैं, ठीक है। जो 2 क्रोमेटिड्स एक साथ, 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय सेंट्रोमियर? नहीं, सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड। 4 सिस्टर क्रोमेटिड नहीं होते, 2 होते हैं, तो 4 वाले ऑप्शन तो हटा दो। 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमियर से अटैच्ड होते हैं। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 50। काइनेटोकोर्स की बात हो रही है। काइनेटोकोर क्या है? क्या ये प्रीकर्सर है माइक्रोट्यूब्यूल्स के? बिल्कुल भी नहीं, ये माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनाते, वो आपके सेंट्रियोल से बनेंगे, ठीक है। दे आर साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, बिल्कुल सही बात है। आपके सेंट्रोमियर पे एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है काइनेटोकोर, जिससे स्पिंडल फाइबर अटैच करता है, ये सही बात है। क्या यहां से स्पिंडल फाइबर ओरिजिनेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये स्मॉल डिस्क शेप स्ट्रक्चर है जो टीलोमियर पे होते हैं, नहीं सेंट्रोमियर पे होते हैं। ये टीलोमियर पे नहीं होते, ये सेंट्रोमियर पे होते हैं। आंसर आपके पास बी होगा, आंसर आपके पास बी होगा। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 51। मेटाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, मेटाफेज में क्या होता है? सम क्रोमोसोम्स कमिंग टू लाई एट पोल, नहीं, इक्वेटर पे आते क्रोमोसोम, पोल पे नहीं। One chromatid of each chromosome is connected by its centromere to the spindle fiber from one pole. One chromatid of each chromosome connected by its centromere to spindle fiber from one pole. वन पोल नहीं, दोनों पोल से, दोनों क्रोमेटिड दोनों अलग अलग पोल से एसोसिएटेड हैं, तो ये भी नहीं होगा। सिस्टर क्रोमेटिड्स कनेक्टेड बाय इट्स काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर। पहली बात, यहाँ सेंट्रोमियर भी नहीं, काइनेटोकोर आना चाहिए था। सिस्टर क्रोमेटिड काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं, वो भी ऑपोजिट पोल्स में। ये स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ये स्टेटमेंट आपके पास एकदम करेक्ट है। और आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी। आंसर क्या होगा आपके पास? सी। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 52। ये स्टेज पहचानो। देखो इसके अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि क्रोमोसोम्स अपना होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, सॉरी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स वाले क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम पूरा कंडेंस हो चुके हैं और स्पिंडल फाइबर इनसे एसोसिएटेड है, यानी ये मेटाफेज है बेटा, यानी ये मेटाफेज है। अब मेटाफेज में ये क्या है? प्रॉपर मेटाफेज है या ट्रांजिशन टू मेटाफेज है? प्रॉपर मेटाफेज ये तब होता है जब पूरा इक्वेटोरियल प्लेट पे सारे क्रोमोसोम्स आते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। तो ये जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये ट्रांजिशन टू मेटाफेज है, ये आपके पास ट्रांजिशन टू मेटाफेज है। आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 53। एट द ऑनसेट ऑफ एनाफेज ईच क्रोमोसोम स्प्लिट इनटू, जब एनाफेज स्टार्ट होता है तो क्रोमोसोम किस में स्प्लिट करता है? 2 क्रोमेटिड्स में, है ना। 1 क्रोमेटिड, 4 डॉटर क्रोमेटिड, 2 डॉटर क्रोमोसोम्स। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 डॉटर क्रोमोसोम। अब वो जो 2 क्रोमेटिड बने वो अपने अपने क्रोमोसोम्स ही हैं, तो आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 54। एनाफेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय, एनाफेज को आप कैसे कैरेक्टराइज करते हो? माइग्रेशन ऑफ डॉटर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स इक्वेटर, नहीं टुवर्ड्स पोल। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स पोल, जब इस तरीके से एनाफेज में पुल किया जाता है आपके क्रोमोसोम को, तो दोनों सेंट्रोमियर, ये देख रहे हो यहाँ पे बेटा, ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये एक सेंट्रोमियर है, ये दूसरा सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर किसकी तरफ है? पोल की तरफ है। ये बात सही है, ये बात आपके पास सही है। फिर क्या कह रहे हैं? सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम रिमेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स इक्वेटर, नहीं पोल, अभी आपने देखा दोनों पोल की तरफ है। क्रोमेटिड स्प्लिट एंड सेंट्रोमियर सेपरेट, नहीं, सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है बीच में, जिसकी वजह से क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं। क्रोमेटिड स्प्लिट नहीं करते, ये गलत है। क्रोमेटिड सेपरेट करते हैं क्योंकि सेंट्रोमियर स्प्लिट करता है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। तो मुझे बताओ कौन कौन सा करेक्ट है यहाँ पर? सेकंड भी करेक्ट है और फिफ्थ भी करेक्ट है। आंसर आपके पास बी होगा, आंसर आपके पास बी होगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, क्वेश्चन नंबर 55, ठीक है। स्टेज पहचानो कौन सी है? अब सेंट्रोमियर स्प्लिट कर चुके हैं, क्रोमेटिड दोनों पोल्स पर आ गए, यानी एनाफेज है। ये किसकी मार्किंग करता है? एनाफेज की मार्किंग करता है, ठीक है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 56। किसकी बात हो रही है जी? किसकी बात हो रही है? टीलोफेज की बात हो रही है। टीलोफेज में क्रोमोसोम क्लस्टर एट अपोजिट स्पिंडल पोल्स,
अच्छा, टीलोफेज में क्रोमोसोम्स वापस क्लस्टर करते हैं अपोजिट स्पिंडल पोल्स, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही है। दो डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं टीलोफेज में, सही बात है। क्रोमोसोम्स अपनी इंडिविजुअलिटी लूज कर देते हैं, वापस क्रोमेटिन मटेरियल में कन्वर्ट हो जाते हैं, सही बात है। ये प्रोफेस का रिवर्स है, बिल्कुल एक एक चीज प्रोफेस की रिवर्स है। इसमें न्यूक्लियोलस दोबारा नहीं बनता, गलत बात है बेटा। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ईआर, गोल्गी बॉडी सब दोबारा बनता है। तो टीलोफेज में 4 ऑप्शंस यहाँ पर आपके पास करेक्ट आ रहे हैं, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे आप इसमें आंसर? आपसे क्या पूछा? अच्छा, आपसे इनकरेक्ट पूछा आपसे। अरे 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 अरे, आपसे क्या पूछा बेटा? इनकरेक्ट पूछा है। तो 4 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक ही गलत है, तो आंसर आपके पास 5 ओनली है, सिर्फ 5th ही गलत है, बाकी सब करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट पूछा है। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 57 मैच करना है। सिंसाइशियम कंडीशन आप किसको बोलते हो? मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को, उसको बोलते हो। जैसे एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट है ना, उसका लिक्विड एंडोस्पर्म फ्री न्यूक्लियर डिवीजन से बना है, बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, लेकिन उसका जो एडिबल पार्ट होता है वो फिर वहां पे सेल्यूलर डिवीजन के बाद वाला, मतलब उसमें न्यूक्लियर डिवीजन के बाद सेल्यूलर डिवीजन हो चुका है, तो वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, पर एंडोस्पर्म मल्टी न्यूक्लिएट होता है। सेल प्लेट ये प्लांट में बनती है साइटोकाइनेसिस के टाइम। सेल फरो एनिमल्स इसके थ्रू साइटोप्लाज्म डिवाइड करते हैं। तो आंसर क्या है? 2 3 और 1। ये आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? इधर नहीं मिल रहा, इधर मिल रहा है, आंसर होगा बी। आंसर होगा बी। आगे देखो 58, सेल प्लेट की बात हो रही है। सेल प्लेट साइटोप्लाज्म डिवीजन के टाइम प्लांट सेल के अंदर डिवीजन करने में मदद करता है, साइटोकाइनेसिस करने में मदद करता है, और यही बनाता है प्लांट का मिडिल लेमेला। यही बनाता है प्लांट का मिडिल लेमेला। आंसर होगा बी। आंसर होगा आपके पास बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, माइटोसिस की बात हो रही है। माइटोसिस से क्या होता है? माइटोसिस रिजल्ट है हेप्लॉइड डॉटर सेल विद आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। माइटोसिस में पहली बात, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही बनते हैं, हेप्लॉइड नहीं बनते, है ना। तो हेप्लॉइड डॉटर सेल वाले दोनों ऑप्शन हम कट कर देंगे। डिप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं विदाउट आइडेंटिकल, गलत हो जाएगा। एकदम इक्वेशनल डिवीजन है, बिल्कुल सेम जेनेटिक कंपोजिशन होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए, विदाउट आइडेंटिकल नहीं। तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ करता है, हमारी ग्रोथ में सेल माइटोसिस डिवीजन करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे देखो, आपको ओड वन आउट बताना है विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस, इस बार मियोसिस के रिस्पेक्ट में। अच्छा, मियोसिस से जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज होती है। दे हेल्प इन रीस्टोरिंग ऑफ ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर इन अ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, बिल्कुल। पहले गैमेट को हेप्लॉइड बनाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन से वापस डिप्लॉइड आ जाए, तो सही बात है। दे एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड फेज, दे एंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड फेज, ये गलत है, ये गलत है ना। और ये सेल रिपेयर के टाइम आप मियोसिस करते हो। ensure the production of haploid phase, they ensure the production of haploid phase, ये तो गलत है, ये तो गलत है। सेल रिपेयर भी नहीं करते ये, सेल रिपेयर तो माइटोसिस करता है आपके पास। तो ओड वन, तो दोनों ओड वन आउट लग रहे हैं, दोनों ओड वन आउट लग रहे हैं। अच्छा, जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, क्रोमोसोम नंबर रिस्टोर करेगा, इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड फेज, इट एंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड फेज, नॉट हेप्लॉइड फेज। वैसे अगर आप यूं देखो कि ठीक है, मियोसिस में हेप्लॉइड फेज बनता है ना, अच्छा ठीक है ठीक है, सही बात है सही बात है, इसको वैसे ले लो, इसको वैसे ले लो कि आपका मियोसिस है, मियोसिस होगा, गैमेट्स बनेंगे तो हेप्लॉइड फेज ही बनेगा, सही बात है। फाइनली डिप्लॉइडी रिस्टोर जरूर करता है, सेम आपका प्लॉइडी रिस्टोर करता है, पर बनाता तो हेप्लॉइड फेज है, ठीक है। तो सेल रिपेयर यहाँ पर आपके पास ओड वन आउट हो जाएगा। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 61, द ग्रोथ इन प्लांट इज और आर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय, प्लांट की ग्रोथ में कौन कॉन्ट्रीब्यूशन करता है? एपिकल मेरिस्टेम हाइट बढ़ाएगा, लेटरल मेरिस्टेम गर्थ बढ़ाएगा, बिल्कुल, लेकिन दोनों में माइटोसिस, मियोसिस नहीं। तो माइटोसिस इन एपिकल मेरिस्टेम बिल्कुल, मियोसिस वाले आपको ऑप्शंस कट करने पड़ेंगे, तो आंसर आपके पास ए आएगा। वैसे लेटरल मेरिस्टेम में दिक्कत नहीं है, एक तरीके की ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ है वो, लेकिन उसमें माइटोसिस डिवीजन, मियोटिक डिवीजन नहीं, ठीक है। आगे देखो 62, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो माइटोसिस से रिस्टोर होता है, ठीक है। The cells of upper layer of epidermis, cells of lining of gut and blood cells are being constantly replaced by mitotic division, इन सबको replace करने का काम करता है, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन सी देखो। अच्छा, आपको दो ही स्टेटमेंट दे रखे हैं क्या? दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपको बताना है कि करेक्ट है या नहीं। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर सी होगा। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, आंसर सी होगा। मियोसिस रिजल्ट इन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? मियोसिस रिजल्ट इन, मियोसिस से गैमेट बनते हैं,
मियोसिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं, सही बात है। मियोसिस से वेरिएशन आता है, सही बात है। आंसर ऑल ऑफ दीस हो जाएगा, बिल्कुल सारे स्टेटमेंट सही है। Meiosis ensure the production of dash phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restore dash phase। तो हमने अभी वहां पर भी देखा था ना यही चीज, मियोसिस से गैमेट बनते हैं। तो मियोसिस कौन सा फेज ला रहा है? हेप्लॉइड फेज ला रहा है। और उस हेप्लॉइड फेज में जब फर्टिलाइजेशन होगा तो डिप्लॉइड फेज रिस्टोर हो जाएगा। तो डिप्लॉइड फेज रिस्टोर हो जाएगा तो आंसर क्या आएगा? हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली, हेप्लॉइड एंड डिप्लॉइड रिस्पेक्टिवली। फिर देखो 65, आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। मियोसिस में सिंगल साइकिल होती है न्यूक्लियर और सेल डिवीजन की, गलत। मियोसिस 2 बार होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। तो सिंगल साइकिल नहीं होती, 2 बार ये साइकिल चलती है। मियोसिस में जो क्रोमोसोम्स की डबलिंग है वो सिर्फ 1 बार होती है इस फेज में, सही बात है। इंटरकाइनेसिस में दोबारा डबलिंग नहीं होती। जो रिकॉम्बिनेशन होता है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में होता है, बिल्कुल गलत। रिकॉम्बिनेशन होता है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, उल्टा लिखा हुआ है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगी, बिल्कुल होगी। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होती है, इसके अंदर होती है। अब करेक्ट आपको बताना है तो पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स, अच्छा ठीक है, तो ये इनकरेक्ट क्यों हो जाएगा? क्योंकि एस फेज में क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते, डीएनए डबल होता है। क्रोमोसोम्स डबल नहीं होते, डीएनए डबल होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? डी, ठीक है। आगे देखो 66, एट द एंड ऑफ मियोसिस 2, मियोसिस 2 हो गया, कितने हेप्लॉइड सेल बनते हैं? बेटा मियोसिस में एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है 4 डॉटर सेल में, 4 हेप्लॉइड डॉटर सेल बनाता है, आंसर होगा डी। माइटोसिस में कितनी डॉटर सेल बनती हैं? 2। मियोसिस में कितने बनते हैं? 4, ठीक है जी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, रिकॉम्बिनेशन किस किस के बीच में होता है? मैंने अभी आपको बताया, ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। मियोसिस में सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है? मियोसिस का सबसे बड़ा फेज बेटा प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 होता है, लॉन्गेस्ट फेज है आपके पास, ठीक है, प्रोफेज 1। आगे देखेंगे, ड्यूरिंग विच ऑफ द गिवन फेजेस होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट while sister chromatids remain associated to their centromere। आप दो तरीके की मियोसिस पढ़ते हो, मियोसिस 1, मियोसिस 2। डिवीजन सेपरेशन जो होता है वो एनाफेज में होता है। एनाफेज 1 में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। आपसे क्या पूछा है? होमोलोगस क्रोमोसोम कब सेपरेट होते हैं? कब सेपरेट होते हैं? एनाफेज 1 में। अगर बोलते सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो रहे हैं तो आंसर क्या होता? एनाफेज 2, याद रखना इसको। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 70, प्रोफेज 1 मियोसिस में जो है वो कितने फेजेस में डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोमल बिहेवियर? प्रोफेज 1 में क्या क्या आता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। 5 फेसेस है। कितने फेसेस है? 5 फेसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है प्रोफेज 1 में। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन। तो लेप्टोटीन के बाद डिप्लोटीन नहीं आता, वो बाद में आएगा जाइगोटीन के, वो जाइगोटीन के बाद आएगा, ठीक है। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, पेकिटीन के बाद लेप्टोटीन नहीं आ सकता। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन इनसे पहले नहीं आ सकता, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव, आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। सीक्वेंस मैंने आपको बता दिया बेटा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन, डिप्लोटीन और फिर डायकाइनेसिस, ठीक है। आगे देखो, बाईवेलेंट आप किसको बोल रहे हो? जब आपके मियोसिस के प्रोफेज में पेयरिंग हो रही होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स की, तो ये आपके पास एक क्रोमोसोम है, ये आपके पास दूसरा क्रोमोसोम है, तो 2 क्रोमोसोम एक साथ पेयर्ड है, इन्हें आप बाइवेलेंट बोलते हो बेटा, इन्हें बाइवेलेंट बोलते हो। तो ये क्या है? पेयर ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ साइनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। जी हाँ, साइनेप्सिस होती है, पेयरिंग होती है। दिस इज मोर क्लियरली विजिबल एट जाइगोटीन, दिस इज मोर क्लियरली विजिबल एट जाइगोटीन। वैसे तो बाइवेलेंट स्टेज आपको जाइगोटीन में दिखती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकिटीन। पेकिटीन में फिर आपको टेट्राड दिखने लगता है, तो जाइगोटीन आपको दिखता, बाइवेलेंट आपको दिखता है जाइगोटीन में। फिर भी अपने और ऑप्शन देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन आपको क्या कह रहा है? अच्छा ये कौन सा था? अच्छा उससे पहले एक और है, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग पेकिटीन स्टेज। नहीं बेटा, दे आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग जाइगोटीन। साइनेप्सिस होना, पेयरिंग होना, ये जाइगोटीन के टाइम ही बनते हैं, पेकिटीन के टाइम नहीं बनते। मोर क्लियरली विजिबल एट जाइगोटीन। अब वैसे तो जाइगोटीन में ये ज्यादा क्लियरली विजिबल होते हैं, बाइवेलेंट स्टेज आपको दिखती है, पर ठीक है पेकिटीन में और अच्छे से दिखता है टेट्राड की फॉर्म में, ठीक है। एनसीईआरटी में ये सेंटेंस है कि बाइवेलेंट बनता है आपके पास जाइगोटीन में, लेकिन चारों टेट्राड, जो चारों क्रोमेटिड्स हैं, वो आपको पेकिटीन में ज्यादा सही से दिखाई देते हैं, ठीक है। तो और एनीवे बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर, मोर करेक्ट है यहाँ पर, तो आप आंसर क्या ले लेंगे? बी, ठीक है।
बाइवेलेंट जो बना है, कॉम्प्लेक्स बना है, साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग से बना है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 73। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व कब होता है? बनता कब है? जाइगोटीन में, पैकिटीन में क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जब काम खत्म हो गया तो डिप्लोटीन में डिसॉल्व हो जाता है, डिप्लोटीन में वापस आकर डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, कौन से फेज ऑफ मियोसिस में सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा? सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा मियोसिस 2 में। तो मियोसिस 2 में मतलब एनाफेज 2 में। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं एनाफेज 1, सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होना, क्रोमेटिड्स का सेपरेशन होना एनाफेज 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू लेप्टोटीन। लेप्टोटीन इट इज द फोरमोस्ट एंड शॉर्ट लिव्ड स्टेज ऑफ प्रोफेस। एनसीईआरटी बताती है हमें लेप्टोटीन भी और जाइगोटीन भी दोनों बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है। ठीक है, लेकिन क्या ये फोरमोस्ट मतलब बहुत असेंशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है लेप्टोटीन? ऐसा नहीं है। तो फोरमोस्ट वर्ड में थोड़ा बहुत है कंफ्यूजन, शॉर्ट लिव्ड जरूर है। आगे देखो, इट बिगिंस व्हेन द प्रोसेस ऑफ कंपैक्शन ऑफ क्रोमोसोम इज अकम्प्लिश्ड। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है कि पहले कंडेंसेशन पूरा हो जाएगा, कंपैक्शन हो जाएगा, फिर लेप्टोटीन शुरू होगा। नहीं, वो इस प्रोसेस में चलता रहता है। लेप्टोटीन के साथ साथ क्रोमोसोम का कंपैक्ट होना, कंडेंस होना चलता रहता है, और लेप्टोटीन के एंड पे वो खत्म हो जाता है। ठीक है, अच्छा, क्रोमोसोम बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। क्रोमोसोम विजिबल हो जाएंगे अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ठीक है, ठीक है। इट इज फॉलोड बाय जाइगोटीन, लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन आता है। ये स्टेज भी ठीक है, ये सेंटेंस भी ठीक है। तो आपके पास क्या क्या करेक्ट हो गया? ये आपके पास गलत है। दो ऑप्शन आपके करेक्ट दिख रहे हैं, 3 एंड 4। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। 3 एंड 4 करेक्ट दिख रहे हैं, है ना? आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 76। जाइगोटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अब आप जाइगोटीन की बात करो। जाइगोटीन में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, होती है। नॉन होमोलोगस की होती है? नहीं, होमोलोगस की होती है। साइनेप्सिस होता है नॉन होमोलोगस के बीच में? नहीं। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में? सही बात है। साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है नॉन होमोलोगस के बीच में? नहीं, होमोलोगस के बीच में बनता है। तो कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा? फर्स्ट और फोर्थ आपके पास करेक्ट है, तो आंसर आपके पास आ जाएगा सी। आंसर आ जाएगा सी। बाईवेलेंट स्टेज, फिर से बाईवेलेंट स्टेज पे आपके पास क्वेश्चन आ रहा है ना? ये दोनों क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होने के बाद आपको ये बाईवेलेंट स्टेज देखने को मिलती है। कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, सही बात है। नॉन होमोलोगस नहीं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड बाय 4 पेयर ऑफ साइनेप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, एक पेयर, एक पेयर से बाईवेलेंट बनता है, 4 पेयर नहीं। 4 पेयर ऑफ साइनेप्स्ड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बिल्कुल भी नहीं। आंसर होगा ए। आंसर होगा आपके पास ए। 4 नहीं बेटा, एक पेयर है, एक पेयर है। ठीक है, आगे देखो 78। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? पैकिटीन, इसको प्लीज अच्छे से याद रखना, रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर पैकिटीन। पैकिटीन क्या स्टेज है? क्या पैकिटीन जाइगोटीन से लॉन्ग लिव्ड है? बिल्कुल। लेप्टोटीन जाइगोटीन छोटी स्टेज होती है, पैकिटीन थोड़ी लॉन्ग लिव्ड होती है। इसमें जो दो क्रोमेटिड हैं, दोनों ईच बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स के, वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं बेटा। बिल्कुल, आपको टेट्राड दिखता है, पर दो क्रोमेटिड नहीं, चारों क्रोमेटिड्स आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। दो नहीं, वो तो बाइवेलेंट ही चल रहा था ना। अब आपको चारों क्रोमेटिड्स अलग अलग दिखाई देते हैं, तो ये गलत है। क्या आपका पैकिटीन लेप्टोटीन से शॉर्ट लिव्ड है? नहीं, इट इज नॉट शॉर्ट लिव्ड देन लेप्टोटीन। इट इज लॉन्ग लिव्ड देन लेप्टोटीन, शॉर्ट लिव्ड देन जाइगोटीन नहीं, इट इज लॉन्ग लिव्ड देन बोथ लेप्टोटीन एंड जाइगोटीन, दोनों से बड़ा है ये। तो आंसर क्या आएगा आपके पास? ए। आंसर क्या आएगा आपके पास? ए। आगे देखो, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पैकिटीन इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, बिल्कुल, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होता है। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल वहां बनता है जहां क्रॉसिंग ओवर होगा, बिल्कुल सही बात है। दोनों ही स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। डी क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल डिप्लोटीन में नहीं बनता, पैकिटीन में बनता है, पैकिटीन में बनता है बेटा। अभी तो हम उसी के बारे में बात करें ना, पैकिटीन के बारे में बात करें। अच्छा, फिर देखो, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट 1 to 6, आपको स्टेटमेंट दिया हुआ है और आपको देखना है कौन सा करेक्ट है। ठीक है, अच्छा, क्रॉसिंग ओवर के बारे में ये स्टेटमेंट है ना। इट अकर बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, नॉन सिस्टर। ये एक एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है, बिल्कुल, रिकॉम्बिनेस एंजाइम की जरूरत होती है। रिकॉम्बिनेस एंजाइम इन्वॉल्व, जी हाँ। रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बनेगा, बिल्कुल बनेगा, और वहीं पर रिकॉम्बिनेशन होगा। इट अकर्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम। इट अकर्स बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड, नहीं, नॉट सिस्टर क्रोमेटिड। तो 2, 3, 4 करेक्ट है आपके पास, आंसर होगा डी। आंसर होगा डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 82। डिप्लोटीन इज नॉट कैरेक्टराइज्ड बाय। डिप्लोटीन में क्या नहीं होता? डिप्लोटीन में साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसका काम खत्म हो चुका है।
द टेंडेंसी ऑफ रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ टेट्राड टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये 2 बार गलती से लिख दिया बेटा। तो जहां क्रॉसिंग ओवर हुआ है उसको छोड़ के हर जगह से वो सेपरेट हो जाते हैं, बिल्कुल होते हैं। जहां पर वो सेपरेट नहीं होते वहां पर एक एक्स शेप स्ट्रक्चर कायस्माटा बनता है। टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट साइट ऑफ क्रोमोसोम। पहली बात, जो रिकॉम्बिनेशन हुआ है वो 2 नॉन होमोलोगस के बीच में हुआ ही नहीं। यही इनकरेक्ट है क्योंकि होमोलोगस के बीच में होता है, होमोलोगस के बीच में होता है। आंसर होगा डी। कायस्माटा क्या है? कायस्माटा एक एक्स शेप स्ट्रक्चर है। ये कैसे बना है? फॉर्म्ड बाय रिकम्बाइंड क्रोमोसोम येट टू बी सेपरेटेड। रिकॉम्बिनेशन हो गया पर सेपरेट नहीं हुए, वहां पर कायस्माटा बनता है। यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हुआ होता है, बिल्कुल सही बात है, आंसर डी होगा। चारों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर डी होगा। आगे देखो, विच स्टेज ऑफ मियोसिस 1 लास्ट फॉर मंथ्स और ईयर इन वर्टिब्रेट oocyte। अगर हम फीमेल ह्यूमन फीमेल्स की बात करें, वर्टिब्रेट्स की बात करें, तो अब क्या है, जितना भी oogoनियम से oocyte बनना है, प्राइमरी oocyte बनना है, वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में डिसाइड हो जाता है। अब वो अपना मियोसिस 1 शुरू करते हैं बट उसके प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन में अरेस्ट होकर रह जाते हैं और फिर प्यूबर्टी आने पर ये मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। तो कौन सी स्टेज है मियोसिस 1 की जिसमें oocyte आपका अरेस्ट रहता है? डिप्लोटीन। कौन सी स्टेज में अरेस्ट रहता है? डिप्लोटीन। अच्छा, फिर किसकी बात हो रही है? डायाकाइनेसिस, एकदम लास्ट स्टेज, जिसमें क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। बिल्कुल, क्रोमोसोम कंडेंस हो चुके हैं, बढ़िया से कंडेंस हो चुके हैं, मियोटिक स्पिंडल असेंबल हो चुका है। ऑल ऑफ दिस बढ़िया। ये जो मियोटिक स्पिंडल असेंबल हुआ है, ये असेंबल कर कर क्या बनाता है? क्या बनाता है? क्या ये बनाता है आपके पास नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन? नहीं। ठीक है। मियोटिक स्पिंडल फॉर्मेशन ऑफ एस्टर रे? नहीं। होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन, मियोटिक स्पिंडल असेंबल हुए, काइनेटोकोर से जुड़े हैं। क्या प्रिपेयर करने जा रहे हैं वो कि अभी आगे जाकर आपको होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन करनी है। वैसे तो एस्टर रेस की फॉर्मेशन भी होगी, एस्टर रेस की फॉर्मेशन भी होगी, बट ये प्रिपेयर नहीं कर रहे ना एस्टर रेस की फॉर्मेशन, वो तो हो रहा है मियोटिक स्पिंडल असेंबली के टाइम। वो प्रिपेयर क्या कर रहे हैं कि अब होमोलोगस क्रोमोसोम की सेपरेशन करनी है। तो यही ज्यादा करेक्ट आंसर होना चाहिए बेटा, एस्टर इसमें नहीं लेना चाहिए हमें। ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 87 मैच करना है आपको। दोनों ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लेप्टोटीन, लेप्टोटीन में क्या होता है जी? लेप्टोटीन में क्या होता है जी? लेप्टोटीन में कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम का, ए। जाइकोटीन में क्या होता है? सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है, ई। इसके आगे मैं ई लिख रही हूँ। ठीक है। पैकिटीन में क्या होता है? पैकिटीन में रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। डायाकाइनेसिस में क्या होता है? डायाकाइनेसिस में क्या होता है? हर जगह से सेपरेशन हो जाता है क्रॉसओवर को छोड़ के। और डिप्लोटीन में क्या होता है? टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा। तो आंसर क्या होगा आपके पास? AEDBC, AEDBC, AEDDD। अच्छा, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन उल्टा लिखा हुआ है, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन उल्टा लिखा हुआ है बेटा। डिप्लोटीन के अंदर आपका कायस्माटा बनता है, हर जगह से सेपरेशन होता है क्रॉसओवर को छोड़ के। डायाकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्माटा होता है। तो आंसर आपके पास क्या होगा यहाँ पे? आंसर आपके पास क्या होगा? AEDCB। मैंने अपनी मर्जी से उसको डिप्लोटीन पढ़ लिया था, ऐसी गलती आप मत करना। कोई और ऑप्शन होता तो हम गलती कर देते यहाँ पे, पर ऑप्शन ही एक था, खैर तो गलती पकड़ी गई है ना। आगे देखो, कभी कभी भगवान अच्छा भी कर देते हैं, ऐसा भी हो जाता है कि हम गलत रीड करके भी सिली मिस्टेक नहीं होती, नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि ऑप्शन ही एक है। ठीक है। आगे देखो, स्टेज आइडेंटिफाई करनी है। सेपरेशन हुआ है मतलब एनाफेज है। आपको यहाँ पर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ यहाँ पर दिख रहे हैं, सॉरी, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है, एक क्रोमोसोम 2 क्रोमेटिड का बना हुआ है। होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है इसमें। किसका सेपरेशन हुआ है? होमोलोगस का। सिस्टर क्रोमेटिड अभी भी एसोसिएटेड हैं, अभी भी एसोसिएटेड हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स और सिस्टर क्रोमेटिड दोनों सेपरेट हुए हैं? नहीं। स्पिंडल जो है काइनेटोकोर से अटैच करती है इस स्टेज के अंदर, वो मेटाफेज में होता है, एनाफेज में नहीं। ये स्टेज डायाकाइनेसिस के बाद आती है, नहीं, ये स्टेज मेटाफेज के बाद आती है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। बढ़िया क्वेश्चन था। और ये क्या है आपके पास? ये एनाफेज 1 है, ये आपके पास एनाफेज 1 है। आगे देखो 89, स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इन। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, किस में? होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैचमेंट होती है मेटाफेज 1 में। और अगर आपसे बोला जाता काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, तो आप क्या बोलते हैं? मेटाफेज 2। होमोलोगस क्रोमोसोम बोला है तो आंसर क्या होगा? मेटाफेज 1। ठीक है। अच्छा,
अब आपको स्टेज आइडेंटिफाई करनी है। यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, ए बी, आपको दो कॉलम्स दे रखे हैं, दो डायग्राम्स दे रखे हैं। देखो बेटा दोनों एनाफेज है, दोनों एनाफेज है। एक पे जो आपको सेपरेशन दिख रहा है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स का दिख रहा है। ये दो सिस्टर क्रोमेटिड का बना हुआ है। देखो ये दो सिस्टर क्रोमेटिड है, एक और एक, दो सिस्टर क्रोमेटिड है। इसको मैं आपको दोबारा दिखाती हूँ। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड और ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड, ये एक सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरा सिस्टर क्रोमेटिड। देखो तो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन हुआ है, ये एनाफेज 1 है। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हुए हैं, ये एनाफेज 2 है। तो आंसर क्या होगा, ए। आंसर क्या होगा आपके पास, ए। ठीक है। उसके बाद देखो जरा, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 91, डायड ऑफ सेल आर फॉर्म्ड इन। मियोसिस दो स्टेज में होता है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होता है तो दो सेल बनते हैं, डायड बोलते हैं उसको। तो डायड आपको कब मिलेगा, टीलोफेज 1 के बाद। और जब मियोसिस 2 हो जाएगा तो 4 सेल्स मिलेंगे आपको। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 92, मियोसिस 2 इनिशिएटेड इमीडिएटली आफ्टर। टीलोफेज 1 के बाद क्या सीधा मियोसिस 2 शुरू होता है, नहीं, बीच में एक इंटरकाइनेसिस आती है। क्या प्रोफेज के बाद होता है, नहीं। साइटोकाइनेसिस 1 जब कंप्लीट हो जाती है, हाँ, सेल डिवीजन साइटोकाइनेसिस 1 कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा इंटरकाइनेसिस आएगा, फिर मियोसिस 2 शुरू होगा। अच्छा, कब शुरू होता है, जब क्रोमोसोम्स फुल्ली एलोंगेट हो चुके होते हैं, नहीं, कंडेंसेशन, पूरा एलोंगेट होने का वेट ही नहीं किया जाता। पूरा एलोंगेट हो गया तो दोबारा सारा काम करना पड़ेगा, है ना, उससे पहले पहले मियोसिस 2 स्टार्ट होता है। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, साइटोकाइनेसिस 1। आंसर क्या आएगा आपके पास, साइटोकाइनेसिस 1। साइटोकाइनेसिस के बाद शुरू होता है। आगे देखो 93, इनमें से कौन सा नॉर्मल माइटोसिस को रिजेंबल करता है, मियोसिस 1 या मियोसिस 2। आपका मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन है, बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है, बिल्कुल माइटोसिस जैसा होता है। मियोसिस 2 की बिगिनिंग में एक सेल में 4 क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है, 4 क्रोमेटिड्स हैं। What number of chromatid is expected to be in each daughter cell at end of telophase 2? मियोसिस 2 जब शुरू हुआ बेटा तो एक सेल में 4 क्रोमेटिड थे, और आपको पता है जब मियोसिस 2 शुरू होता है तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे, मतलब क्रोमोसोम्स की सेपरेशन हो चुकी हुई थी। तो टोटल अगर आपके पास 4 क्रोमेटिड थे, मतलब 2 क्रोमोसोम रहे होंगे 4 क्रोमेटिड्स वाले, और जब इनका सेपरेशन हो गया होगा तो एक सेल के अंदर, एक डॉटर सेल के अंदर 2 ही क्रोमेटिड आए होंगे, हाफ हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर अब क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स हाफ हो चुके होंगे, अब 2 ही रह गए होंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ना। अगर आपको पता था इस बात का कि मियोसिस 2 में क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं तो आप जल्दी से आंसर कर लेते। आंसर क्या होगा, 2। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95 क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमको, मिसमैच कॉलम आपको बताना है। कॉलम जरा यहां देख लो, ये दिख रहे हैं आपको, मिसमैच आपको बताना है। मेटाफेज 2 क्रोमोसोम्स अलाइन करते हैं इक्वेटर पे, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ स्पिंडल गेट अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। मेटाफेज 2 में जो अटैचमेंट होती है वो सिस्टर क्रोमेटिड से होती है, नॉन सिस्टर से नहीं, यही गलत है। प्रोफेज 2 में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगी, प्रोफेज है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर करेगी ही करेगी। टीलोफेज 2 के बाद टेट्राड बनेगा सेल्स का, 4 सेल्स बनते हैं, सही बात है, 2 से 4 बनते हैं। एनाफेज 2 में सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होती है, which hold sister chromatids together, allow them to move toward opposite poles of cells। ये बात भी सही है बेटा, मिसमैच यही है आपका, मिसमैच यही है आपका, और वो भी क्यों गलत है, क्योंकि नॉन सिस्टर नहीं सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर नहीं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है जी। आगे देखो, क्रोमेटिड का मूवमेंट अपोजिट पोल्स की तरफ इज अचीव्ड बाय शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू सेंट्रोमियर। बिल्कुल, वो शॉर्टन होंगे तभी दोनों उस तरफ से पुल किए जाएंगे। ठीक है। शॉर्टनिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू काइनेटोकोर, सेंट्रोमियर नहीं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से जो माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच्ड है उनमें शॉर्टनिंग होगी और दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग डायरेक्शन में पुल किए जाएंगे। तो आपके पास एलोंगेशन नहीं होगा, एलोंगेशन नहीं होगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97, conservation of a specific chromosome number of each species is achieved across generation in sexually reproducing organism is done by। क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करके रखना, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन करके रखना कौन मदद करता है, मियोसिस। कौन मदद करता है, मियोसिस, मियोसिस, मियोसिस। ठीक है, मियोसिस आएगा यहाँ पे, मियोसिस, फिर बाद में फर्टिलाइजेशन। आंसर होगा बी। माइटोसिस का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है मियोसिस के बारे में। मियोसिस जेनेटिक वेरिएबिलिटी इंक्रीज करता है ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटा ये वेरिएबिलिटी सिर्फ एक इंडिविजुअल में नहीं, पूरी पॉपुलेशन में लाता है। ये जो आपकी वेरिएबिलिटी है ये किस में आती है, पॉपुलेशन में आती है, इंडिविजुअल में नहीं। डिक्रीज जेनेटिक वेरिएबिलिटी नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर बाय 1/4 नहीं, हाफ,
हाफ ही करता है, 1/4 नहीं करता। इसका इंपॉर्टेंट रोल है एवोल्यूशन में, इवोल्यूशन में इंपॉर्टेंट रोल है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। और यहाँ पर आपने अपना सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट हो गया। एक और चैप्टर हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया, सिर्फ बायोमोलिक्यूल्स इस यूनिट का पढ़ा है, फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू कर लेंगे। तो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन डन, सेल पूरा चैप्टर आपने कर लिया, और अपने मार्क्स भी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताने, रिचुअल आपने फॉलो करना है। अगले चैप्टर में मिलेंगे, बायोमोलिक्यूल्स रिवाइज कर लेंगे, फिर ह्यूमन फिजियो स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, और इस बार नीट 2023 एकदम फोड़ना है हम लोगों ने, है ना। ओके, टेक केयर, बाय बाय।